friends, so today we are going to deal with a novel which is titled as White Sargasso Sea, written by जेन रेस। तो ये जो नॉवेल है वो लिखा किसने है? जेन रेस ने। और ये नॉवेल पब्लिश हुआ 1966 में। और ये नॉवेल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इस नॉवेल की सेटिंग जमाइका रखी गई है। और इस नॉवेल के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये नॉवेल शार्लोट ब्रॉन्टी के नॉवेल जेन आयर का प्रीक्वल है। अब प्रीक्वल क्या होता है? किसी भी कहानी का पास्ट प्रीक्वल होता है और किसी भी कहानी का फ्यूचर सिक्वल होता है। जैसे हम मूवीज़ देखते हैं, हम लोगों ने पुष्पा मूवी देखी तो उसका सिक्वल आने वाला है। और ये जो प्रेजेंट में पुष्पा मूवी है वो क्या है? प्रीक्वल है। अब जब तक हम लोग अभी के पुष्पा मूवी को नहीं देखेंगे तो हम उसका सिक्वल कैसे समझेंगे? तो अभी हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर शार्लोट ब्रॉन्टी के नॉवेल में ऐसा था क्या जेन आयर में, जिसकी वजह से जेन रेस ने वाइट सरगासो सी लिखा, जो कि उस नॉवेल का प्रीक्वल है, उस नॉवेल के पास्ट के बारे में बतलाता है। अब जो शार्लोट ब्रॉन्टी का नॉवेल था जेन आयर, उसमें जेन आयर ही उस नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट होती है और वो अपने आप को एक अच्छी लेडी बनाने की कोशिश करती है, वेल्दी बनाने की कोशिश करती है। और जिसमें उसकी मुलाकात होती है एडवर्ड रॉचेस्टर से। तो एडवर्ड रॉचेस्टर के यहाँ जेन आयर काम करती थी और धीरे धीरे जेन आयर एडवर्ड रॉचेस्टर के लिए कुछ फील करने लगती है। और जेन आयर जब उसके घर में काम करती थी तो उसने देखा था कि एडवर्ड रॉचेस्टर का जो घर है उसके सेकंड फ्लोर में उसने एक लेडी की परछाई देखी थी, जिस परछाई में उसने देखा था कि उस लेडी के जो बाल है वो बहुत ही बिखरे हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जेन आयर को एडवर्ड रॉचेस्टर से प्यार हो जाता है और एडवर्ड रॉचेस्टर एक बार जेन आयर को प्रपोज कर देता है। अब जेन आयर और एडवर्ड रॉचेस्टर के वेडिंग का दिन आता है और जब ये लोग रिंग एक्सचेंज करने वाले होते हैं तब जेन आयर को ये बतलाता है कि एडवर्ड रॉचेस्टर ऑलरेडी मैरिड है और उसकी वाइफ का नाम है बर्था मैसन, जिसे वो अपने घर के सेकंड फ्लोर पे कैद करके रखता है। अब जेन आयर को जैसे ही ये बात पता चली तो वो एडवर्ड रॉचेस्टर को छोड़कर दूर चली जाती है। लेकिन बाद में कैसे कैसे करके जेन आयर को फील होता है कि वो उसे एडवर्ड रॉचेस्टर से एक बार मिलना चाहिए। तो वो जब एडवर्ड रॉचेस्टर से मिलने के लिए जाती है तो वो उसे क्या पता चलता है कि उसकी वाइफ बर्था मैसन, जिसे वो अपने सेकंड फ्लोर में कैद करके रखता था, वो एक पागल औरत है, जैसा कि एडवर्ड रॉचेस्टर ने उसे पहले ही बताया। तो जेन आयर को ये पता चलता है कि बर्था मैसन ने पूरे घर में आग लगा दी और उस आग के लगने की वजह से बर्था मैसन की खुद की डेथ हो गई और सर्वेंट्स और कुछ घर के लोगों की जान बचाते बचाते एडवर्ड रॉचेस्टर ने अपने दोनों आइज़ के विजन्स यानी खो दी, वो अंधा हो गया और साथ ही साथ उसकी एक हाथ भी जल गई, जिसके वजह से जेन आयर एडवर्ड रॉचेस्टर का ख्याल रखने लग जाती हैं और ये दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं और इन दोनों की बहुत ही अच्छी लाइफ बीतती है और धीरे धीरे करके एडवर्ड रॉचेस्टर की एक आँख की रोशनी भी आ जाती है। तो इन दोनों की लाइफ बहुत अच्छे से बीतती है और इस नॉवेल में शार्लोट ब्रॉन्टी ने दिखाया है कि जो जेन आयर है वो हीरोइन है इस नॉवेल की और जो एडवर्ड रॉचेस्टर है वो हीरो है इस नॉवेल का। और बर्था मैसन को उसने एक मैड विमेन की तरह दिखाया है शार्लोट ब्रॉन्टी ने इस नॉवेल में। अब इस नॉवेल में वाइट सरगासो सी में जेन रेस बर्था मैसन जो एक वाइफ थी एडवर्ड रॉचेस्टर की, उसकी कंडीशन को इसने इस नॉवेल में स्टडी किया है, हाईलाइट करने की कोशिश की है जेन रेस ने कि आखिर ये मैड थी, एक मैड विमेन थी, तो इसके बिहाइंड रीज़न क्या था इसके मैड होने का, इसे जेन रेस ने अपने रीडर्स के सामने रखने की कोशिश की है। अब इस नॉवेल का जो पार्ट 1 है वो एंटोनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट किया गया है, जिसमें एंटोनेट अपने बचपन की कहानी बतलाती है कि जब इमेंसिपेशन एक्ट आया। इमेंसिपेशन एक्ट में क्या था कि जितने भी स्लेव्स थे उन्हें आज़ाद कर दिया गया, जिसके वजह से ये जो वाइट फैमिली थी, अलेक्जेंडर कॉसवे जो एंटोनेट के फादर थे, वो इनके अंदर जितने भी स्लेव्स थे वो भी आज़ाद हो गए और जिसके वजह से ये पूरी की
पूरी फैमिली कहाँ चली जाती है, पोवर्टी में चली जाती है, गरीब हो जाती है, इनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो अलेक्जेंडर कॉस्वे की वाइफ है एनेट कॉस्वे और इनकी डाउटर है, इन दोनों की डाउटर एंटोनेट और इनका सन है पियरे। अब जो एंटोनेट है उसे कुछ नाइटमेयर्स भी आते हैं और जो पियरे है वो एक मेंटली डिसेबल्ड लड़का है, अब पोवर्टी में जाने के कारण जो अलेक्जेंडर कॉस्वे है वो डिप्रेशन में चला जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो इस नावल की जब शुरुआत हुई तो लगभग 5 साल पहले अलेक्जेंडर कॉस्वे की डेथ हो जाती है, जस्ट बिकॉज़ वो पूरी फैमिली पॉवर्टी की तरफ चली गई थी और वो बहुत ड्रिंक करने लगा था, तो इस वजह से इसकी डेथ हो जाती है। अब इसके पति की डेथ के चलते जो एनेट कॉस्वे वो भी डिप्रेशन में चली जाती है और वो जो थी वो एंटोनेट पे उतना ध्यान नहीं दे पाती थी। इसका ज़्यादा जो ध्यान रहता था वो अपने बेटे पियरे पे रहता था, क्योंकि वो एक मेंटली डिसेबल्ड चाइल्ड था। तो एनेट कॉस्वे का जो पूरा अट्रैक्शन था वो पियरे की तरफ ज़्यादा था। तो एंटोनेट बहुत अकेली सी फील करती थी। और एक बात यहाँ पे ये लोग रहते कहाँ थे, कॉलीबरी स्टेट में जो कि जमाइका में है, वहाँ पे ये लोग रहते थे। अब अकेला फील करने के कारण जो इस नावल की प्रोटैगोनिस्ट है एंटोनेट, उसकी जो अट्रैक्शन था, उसका जो रिलेशन था वो उस घर की एक मेड के साथ, या फिर आप कह सकते हो कि वो एंटोनेट का ही ज़्यादातर ख्याल रखती थी कि एंटोनेट को कपड़े पहनाना, उसे खाना खिलाना। उसका नाम था क्रिस्टोफिन। उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है और उसे लगता है एंटोनेट को कि क्रिस्टोफिन उसकी एक अच्छी दोस्त है। और साथ ही साथ जब वो अकेला फील करती थी तो वो अपने गार्डन्स में जाती थी और उसे नेचर में बहुत अच्छा फील होता था। और इसी बीच उसकी दोस्ती एक ब्लैक गर्ल टिया से हो जाती है, जिसके साथ वो अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गई। और एक बार टिया और एंटोनेट में बेट लगती है स्विमिंग की, जिसमें क्या होता है कि टिया और एंटोनेट जब स्विमिंग करने जाते हैं तो कुछ टाइम को लेके इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, और जिसमें टिया बाहर निकलती है पानी से और एंटोनेट के कपड़े पहन लेती है और साथ ही साथ उसके पैसे भी चुरा लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब मजबूरन जब एंटोनेट पानी से बाहर निकलती तो उसे टिया के गंदे क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं और वही गंदे क्लोथ्स पहन के वो अपने घर जाती है, जहाँ पे घर में कुछ गेस्ट आए हुए होते हैं, जहाँ पे एनेट को अपनी बेटी को उस गंदे क्लोथ्स में देख के बहुत शर्मिंदगी फील होती है और उसे बुरा भी लगता है कि उनके जो बच्चे हैं वो पॉवर्टी में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं। और वो अपनी जो मेड थी, जो एंटोनेट की जो नर्स थी, उसे वो ऑर्डर देती कि इसे अच्छे क्लोथ्स पहना के लाओ, जहाँ पे क्रिस्टोफिन ये बतलाती है कि जो भी क्लोथ्स है वो पुराने हो गए हैं और उसे कुछ आ नहीं रहे हैं, अच्छे क्लोथ्स उसके बॉडी में आ नहीं रहे हैं। जिसके बाद एनेट को बहुत बुरा लगता है एंटोनेट की मदर को, और वो अब शादी करने का डिसाइड करती है ताकि वो अपने घर की कंडीशन कुछ सुधार पाए। तो वो शादी करती है मिस्टर मैसन नाम के एक आदमी से, जो एक वेल्दी इंग्लिश मैन होता है, ये पैसे वाला होता है। अब मिस्टर मैसन से शादी करने के बाद इनकी घर की हालात थोड़ी तो सुधरती है, लेकिन मिस्टर मैसन ज़्यादातर अपने पैसे का रुबाब दिखाने में ही रहता है, और जिस वजह से ये क्या करता है कि अपने जो कॉलीबरी स्टेट था जहाँ ये लोग रहते हैं उसे फिर से रिनोवेट करवाता है, और जितने भी पुराने नौकर होते हैं उन्हें बाहर निकाल देता है और नए नौकर को हायर करता है, जिस पे एक अंट कोरा होती है। और मिस्टर मैसन की वाइफ एनेट दोनों मिलके इसे कहते हैं कि क्या ये करना सही है, कहीं स्लेव्स गुस्से में आके कुछ कर ना दे। लेकिन मिस्टर मैसन यहाँ पे इनकी बात नहीं मानता, और ऐसा ही होता है, कुछ स्लेव्स रात के समय में इनके घर में आग लगा देते हैं, और उस आग की वजह से इनका जो बेटा होता है, एनेट का जो बेटा होता है पियरे, जो मेंटली डिसेबल्ड होता है, उसकी डेथ हो जाती है। और इनकी जो और एंटोनेट जो है वो बुखार में 6 वीक तक सोई हुई रहती है, और 6 वीक के बाद जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसके न्यू फादर मिस्टर मैसन ने उसकी मदर एनेट को एक कपल के पास भेज दिया उसकी देखभाल करने के लिए। और
और जो एनेट की हालत है, दिमागी रूप, वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है अपने बेटे की डेथ के बाद, क्योंकि अपने हस्बैंड के बाद वो अपने बेटे से ही थोड़ा सा अटैच थी। और क्या होता है कि इस बीच अंटकोरा एक थी, वो देखभाल करती है एंटोनेट का, और एंटोनेट का एडमिशन एक गर्ल्स कॉन्वेंट स्कूल में करवा दिया जाता है, जहाँ पे एंटोनेट को थोड़ा अच्छा फील होता है। लेकिन फिर से उसका वही समय का बदलाव होता है, और 18 मंथ्स के बाद उसे पता चलता है कि उसकी मदर की भी डेथ हो चुकी है, और उसका जो न्यू फादर है मिस्टर मैसन, वो उसे लेने के लिए आता है उस स्कूल से, और फिर वो उसे ले जाता है और उसकी शादी करा देता है एक इंग्लिश मैन से। अब जो पार्ट सेकंड की शुरुआत होती है, पार्ट 2 एंटोनेट के हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट किया गया है, और इस पूरे नॉवेल में उसके हस्बैंड का नाम मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आप कह सकते हो कि ये रॉचेस्टर ही था जिसे हम लोगों ने जेन एयर में देखा था। अब क्या होता है, इस रॉचेस्टर ने पैसे के लिए शादी की थी एंटोनेट से, बस इसे कुछ उससे प्यार नहीं था, और इसे जहाँ रहती थी एंटोनेट उस जगह का कल्चर भी नहीं पसंद आता था, वहाँ के लोग नहीं पसंद आते थे, और सबसे ज़्यादा इसे वहाँ की मेड क्रिस्टोफिन नहीं पसंद आती थी, क्योंकि क्रिस्टोफिन के बारे में एक बात हल्ला थी कि वो ब्लैक मैजिक करती है, जिसकी वजह से रॉचेस्टर उसे पसंद नहीं करता, और इस वजह से क्रिस्टोफिन भी काम छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। अब जो रॉचेस्टर था उसे एक दिन लेटर आता है, और वो लेटर होता है डैनियल कॉस्वे नाम के आदमी की तरफ से, और ये डैनियल कॉस्वे खुद को एंटोनेट का सौतेला भाई बतलाता है। वो कहता है कि वो एंटोनेट के फादर अलेक्जेंडर कॉस्वे का इल्लीगल सन है, उसने एक सर्वेंट के साथ रिश्ता बनाया था, उनसे उनका ये बेटा था डैनियल कॉस्वे। अब ये डैनियल कॉस्वे रॉचेस्टर को बताता है कि ये जो एंटोनेट है उसका पूरा ख़ानदान ही पागल है, इसके ब्लड में ही पागलपन बहता है, इसके फादर ने भी डिप्रेशन में जाके डेथ हुई, इसके फादर की भी, इसकी माँ भी मैड थी, मैडनेस की वजह से डेथ हुई, प्लस इसका भाई जो है वो भी मेंटली डिसेबल्ड था। ये सारी चीज़ें डैनियल कॉस्वे रॉचेस्टर को बताता है, जिसके बाद रॉचेस्टर एंटोनेट से अच्छा बिहेव नहीं करता है, मतलब बुरा बिहेव करने लगता है, और इस बात का एंटोनेट को बहुत बुरा लगता है। तो एंटोनेट कहाँ जाती है, अपनी मेड क्रिस्टोफिन के पास, और उसे कहती है कि रॉचेस्टर यानी कि उसका हस्बैंड उससे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, तो वो कुछ उसे मैजिक करके दे। तो पहले तो क्रिस्टोफिन मना कर देती है, लेकिन फिर वो उसे एक बॉटल लिक्विड देती है और कहती है कि अपने हस्बैंड को पिला देना, इससे तुम दोनों का रिलेशन अच्छा हो जाएगा। अब जब एंटोनेट घर वापस आती है तो रात के वक्त एंटोनेट और रॉचेस्टर में बहस हो जाती है, जहाँ पे रॉचेस्टर एंटोनेट से उसके पास्ट के बारे में पूछता है। तो एंटोनेट सब कुछ बताती है कि कैसे बचपन में उसका घर जला दिया गया था, कैसे उसकी माँ पागल हो गई थी अपने पति की डेथ की वजह से, फिर अपने बेटे की डेथ की वजह से, फिर उसका भाई कैसे मेंटली डिसेबल्ड था, उसके फादर कैसे डिप्रेशन में चल गए थे, सब कुछ वो बताती है अपने हस्बैंड को। और जिसके बाद उसका हस्बैंड उसे बर्था कह के बुलाने लगता, और ये बर्था वही बर्था थी जिसे जेन एयर ने रॉचेस्टर की वाइफ को बनाया था, और उसे एक मैड वीमेन की तरह शार्लोट ब्रॉन्टे ने अपनी नॉवेल में दिखाया था। तो इसी नाम से एंटोनेट का हस्बैंड उसे बुलाने लगता है बर्था, जिस पे उसे बहुत ही चिढ़ लगता है उसे कि ये मुझे बर्था क्यों बुला रहा है। अब क्या होता है कि वो क्या करती है, एंटोनेट वही वाइन अपने हस्बैंड को पिलाती है, लेकिन इसका रिएक्शन कुछ और ही हो जाता है। वो एक सर्वेंट अमेली के साथ जाके वो अपना फिज़िकल रिलेशनशिप बना लेता है, जिसके बाद एंटोनेट घर छोड़कर क्रिस्टोफिन के पास भाग जाती है। फिर वो कुछ टाइम बाद एंटोनेट अपनी सर्वेंट क्रिस्टोफिन के साथ वापस आती है, जहाँ पे क्रिस्टोफिन एंटोनेट के हस्बैंड को कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वहाँ पे एंटोनेट का हस्बैंड उसे बहुत बुरा भला कहता है और कहता है कि ज़्यादा नहीं बोलने के लिए, नहीं तो वो पुलिस को बुला देगा और कंप्लेन कर देगा उसके ब्लैक मैजिक के बारे में। जिसके बाद क्रिस्टोफिन बिना कुछ बाय बोले एंटोनेट को वहाँ से चली जाती है, और ये बात जब एंटोनेट को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, और वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती हैं। और इसके बाद क्या करता है एंटोनेट का हस्बैंड कि उसे इंग्लैंड ले जाता है उसके जगह से, जिसके बाद एंटोनेट और डिप्रेशन में चली जाती है और वहाँ पे उसे एक रूम में बंद कर देता है।
अब पार्ट थर्ड की शुरुआत होती है जो कि ग्रेस पूल के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट किया गया है। अब ग्रेस पूल कौन होती है? वो एक केयरटेकर होती है एंटोनेट की, जब एंटोनेट का हस्बैंड उसे इंग्लैंड लेके जाता है। अब ये जो ग्रेस पूल होती है वो हार्ट की अच्छी होती है, दिल की अच्छी होती है। तो वो अपने जो उसका मालिक होता है एंटोनेट का हस्बैंड, उसे कहती है कि उसने क्यों इसे एक रूम में बंद करके रखा है बिना उसकी मर्ज़ी से, लेकिन वो उसे डबल पैसे दे के उसके मुंह को बंद करवा देता है और वो यहाँ पर कुछ नहीं बोलती। अब ये जो थी एंटोनेट, वो उस डार्क रूम में कितने समय से बंद थी उसे कुछ भी याद नहीं रहता, उसे टाइम का कुछ भी पता नहीं चलता। और एक दिन वो क्या करती है कि ग्रेस पूल की कीज़ को चुरा के वो रात में पूरे घर में घूमा करती थी। देन एक दिन क्या होता है कि ग्रेस पूल उसे बताती है कि उसका भाई रिचर्ड मैसन, अब ये रिचर्ड मैसन एनेट यानी कि एंटोनेट की मदर और उसके न्यू फादर मिस्टर मैसन का बेटा था। तो रिचर्ड मैसन मिलने के लिए आया होता है एंटोनेट से, जहाँ पे एंटोनेट उस पर नाइफ़ से हमला करती है, जिसके बारे में एंटोनेट को कुछ भी याद नहीं था। अब फिर से एंटोनेट को एक नाइटमेयर आता है, वो सपना देखती है कि उसने मोमबत्ती लेके पूरे घर में आग लगा दी है और वो छत पे बैठी हुई है, और जैसे ही वो वहाँ से कूदने वाली होती है कि उसका सपना टूट जाता है। अब फिर प्रेजेंट में आता है सिचुएशन जहाँ पे वो कैंडल लेके स्टेयर से, सीढ़ियों से नीचे उतरती है और वो ये कहती है कि अब उसे पता है कि उसे क्या करना है। सो यही हमारा नॉवेल था और यही हमारे नॉवेल का एंड होता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लिसनिंग इट।